हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे आगे हम आपको बता दें, जो बहुपद चैप्टर है ना, ये 9th क्लास में स्टार्ट हो गया है। तो 9th क्लास में हमें सीखना था बहुपद क्या है, उसके प्रकार पढ़ने थे और भी कुछ उस बातें पढ़ने थे। 10th क्लास में हमको स्पेशली द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमको बता दें कि 10th क्लास में भी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम सब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और आज की इस वीडियो में बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, टोटल कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, चाहे वो 9th क्लास का हो जो 10th में आता है, और 10th का तो खैर पढ़ना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आगे हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो सबसे आगे जानते हैं बहुपद क्या होता है। यदि आप बहुपद के बारे में जानेंगे तो बहुपद पहचानने आपको आएगा। अब बहुपद पहचानने से भी एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए तो बताते हैं आपको, वैसे बीजीय व्यंजक जिनके प्रत्येक चर का घात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का कंडीशन क्या है? तो बहुपद कंडीशन एकदम सिंपल है, चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि किसी बीजीय व्यंजक में कहीं भी किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद तभी होगा जब चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी सभी धनात्मक पूर्णांक 0 को मिलाकर ये सब कुछ सब क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। चलिए तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे चर का मतलब क्या होता है? जिसके मान फिक्स नहीं होते, जैसे x, y, z ये सब क्या होते हैं? चर होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं x² + 2x - 5। चलिए क्वेश्चन है कि जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद का कंडीशन क्या है? प्रत्येक चर का पावर। तो हमको सिर्फ चर से मतलब है, हमको इस अचर पद से मतलब नहीं है। तो इसमें चर कहाँ पर है? यहाँ पर है, और चर यहाँ पर है। तो चर का पावर देखें तो यहाँ पर चर का पावर कितना है? 2, और यहाँ चर का पावर कितना है? 1। तो क्या 2 और 1 पूर्ण संख्या है? तो राइट, पूर्ण संख्या है। तो यदि 2 और 1 पूर्ण संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बहुपद है। चलिए मैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं, x के पावर -5 - 2x² + 7x - 7। क्या ये बहुपद है? तो चेक करते हैं। तो इसमें चर कहाँ है? यहाँ पर है। तो इस x के पावर में कितना है? -5। क्या -5 पूर्ण संख्या है? तो -5 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 7/x + 8। चलो अब देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के लिए हमें क्या देखना है? चर का पावर देखना है। तो यहाँ देखिए चर का पावर कितना है? 2 है। इसमें चर का पावर कितना है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/x को इसे लिख सकते हैं -7x के पावर -1। तो हम देख रहे हैं x के पावर में कितना है? -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। तो बहुपद होने का कंडीशन क्या है? सभी चर, यानी जितने भी चर उसमें दिखाई दे रहे हैं, सभी चर के पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x के पावर 5 - 7√x + 7। क्या ये बहुपद है? चेक करते हैं। तो यहाँ x के पावर में क्या है? 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। ओके, यहाँ x के पावर में क्या है? तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो हम जानते हैं 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा गया है y² - √7x + 8। क्या ये बहुपद है? तो बताइए इसमें चर कहाँ है? तो यहाँ पर चर है और यहाँ पर चर है। अब इस चर का पावर कितना है? 2, और इसमें चर का पावर कितना है? 1। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ चर से मतलब है। तो ये देख रहे हैं चर का पावर 2 है और चर का पावर 1 है, दोनों जगह पर चर का पावर कितना? पावर क्या है? पूर्ण संख्या, यानी ये बहुपद है। इस तरह हम लोग बहुपद पहचानते हैं। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में। जब हम इसका PYQ करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। बस अभी आपको ये याद रखना है कि बहुपद होने का शर्त क्या है। तो बहुपद होने का शर्त है कि प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, यदि कोई बहुपद है तो बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है? तो किसी बहुपद का घात क्या होता है? तो कोई भी बहुपद है तो उसमें सभी चर का पावर देखते हैं, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी उस बहुपद को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं लोग, यहाँ पे बहुपद है, इस बहुपद का घात कितना होगा? तो यहाँ पर चर का पावर 2 है और यहाँ चर का पावर 1 है। तो बताइए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो इस ओवरऑल बहुपद का घात कितना हो गया? 2 हो गया। इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है x के पावर 5 - 3x² + 7। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बहुपद है। तो बहुपद है, क्यों बहुपद है? तो x के पावर 5 और यहाँ x के पावर 2 है। हम देख रहे हैं 5 और 2 दोनों के दोनों क्या है? पूर्ण संख्या, नहीं बहुपद है।
अब क्वेश्चन आता है इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। तो देखिए, तो इसमें 1 की पावर 5 और यहाँ 1 की पावर 2 है, तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। इस बहुपद का घात क्या है, 5 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बहुपद दिया है p ऑफ y, यानी उस बहुपद का चर क्या है, y है। तो मान लीजिए दिया है y² - 7y + 8। इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। तो घात कैसे निकालते हैं लोग, तो सभी चर का पावर देखते हैं। तो यहाँ पर चर है, चर का पावर है 2 और यहाँ चर का पावर 1 है। कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इसका घात क्या होगा, 2 होगा। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएंगे बहुपद, इस मान यहाँ पर लिखे हैं p ऑफ x बराबर x - 1 x + 2 × x - 7। आपसे पूछा है इसका घात क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला बात कि इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है, यानी इसको अलग अलग, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कहीं ना कहीं हमको मिलेगा x3। अब बाकी जो भी चर मिलेंगे उस सब का पावर क्या होगा, 3 से कम में होगा, यानी इसका घात क्या होगा, 3 होगा। इसका घात क्या होगा, 3 होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है बहुपद 5x - 7। इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं चर यहाँ पर 1 से और इसका पावर क्या है 1, यानी इसका घात क्या होगा, 1 होगा। यानी घात एक, यानी कैसा बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, ऐसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो जिसका घात 1 होता है उसमें क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिनका घात 1 होता है उसमें क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, या एक घातीय बहुपद बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा गया 7। क्या 7 बहुपद है, जी बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि हम इसको हमेशा लिख सकते हैं, क्या 7 को हमेशा लिख सकते हैं, 7x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो x की पावर 0 यानी 1, 7 × 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चर है x और x की पावर क्या है 0 और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी इसका मतलब 7 बहुपद है। तो जब ये बहुपद है तो इसका घात कितना होगा, तो घात के लिए हम सिर्फ चर का पावर देखते हैं, जिसमें चर का पावर क्या है 0, तो इसका घात कितना होगा 0, इसका घात कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है x² + 7 की पावर 5। क्या ये बहुपद है, तो चेक करते हैं। तो बहुपद चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ चर का पावर देखते हैं। तो यहाँ चर का पावर क्या है 2, ये चर है नहीं है, तो इसको हमको नहीं देखना है। तो चर का पावर 2 यानी ये क्या है 2, एक पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। तो जब ये बहुपद है तो इसका घात कितना है, तो किसी बहुपद का घात देखना है तभी हम चर का पावर देखते हैं। तो चर का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घात। तो यहाँ पर इसका पावर 5 है, क्या चर है नहीं है, तो इसको हमको नहीं देखना है। यहाँ देखिए चर का पावर 2 है, इसका घात कितना होगा, 2 होगा। तो ये रहा बहुपद घात। तो किसी बहुपद घात कैसे पहचानते हैं, तो सभी चर का पावर देखते हैं, जो चर का सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। मैं ऐसे बोला ये 5 का घात क्या है, इसमें कोई चर नहीं है, तो कोई चर नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं इसका पावर 0, यानी इसका घात कितना है 0। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का घात कितना होता है 0 होता है। मैं जैसे बोले कि 5 का घात क्या है, इसका घात क्या होगा 0 होगा। लेकिन बोले शून्य का घात कितना है, तो जान लीजिए शून्य का घात अपरिमित रूप से कुछ भी हो सकता है, यानी अपरिभाषित। इसे कितने घात, जैसे मान लीजिए शून्य है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं x², शून्य है x की पावर 5। तो क्या यहाँ पर घात फिक्स है नहीं, तो शून्य का घात फिक्स नहीं होता है, बट बाकी कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका घात कितना आएगा 0 आएगा। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, कोई बहुपद पहचानना सीख लिए लोग कि कोई बहुपद मतलब कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है कैसे पहचानेंगे, और साथ साथ ये जान लेंगे कि किसी बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद के घात के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार हो सकते हैं। ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। फिर क्या हो सकता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। ये किसके घात के आधार पर हुआ, पद के आधार पर हो सकते हैं, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। चर के आधार पर हो सकते हैं, एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। लेकिन हम लोग सिर्फ एक चर वाला बहुपद पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बात करें x² + y² + 3xy, क्या ये बहुपद है। तो बहुपद का शर्त क्या था, चर के पावर पूर्ण संख्या। तो हम देख रहे हैं चर है, ये भी चर है, x और y चर। यहाँ चर का पावर क्या है 2, यहाँ चर का पावर क्या है 2, यहाँ चर का पावर 1 और यहाँ 1। तो सबको सब क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी बहुपद है। तो जब ये बहुपद है तो कितने चर वाला बहुपद है, 2 चर, लेकिन इसमें x भी और y भी। तो ऐसे बहुत टाइप के बहुपद आ सकते हैं, बट हमें क्या पढ़ना है, तो हमको 10th क्लास में पढ़ना है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो एनसीईआरटी किताब में त्रिघात बहुपद दिया है, बट वहाँ पर क्या लिख दिया है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। बट आपको बता दें बिहार बोर्ड बहुत बार एग्जाम में त्रिघात बहुपद का भी क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए वो त्रिघात बहुपद भी कवर करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा कुछ और बात जानते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो वैसे बहुपद जिसे घात कितना होता है 1, यानी रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है। वैसे बहुपद जिसे घात कितने होते हैं 2, उसे हम क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। वैसे बहुपद जिनके घात कितने होते हैं 3, उसे हम क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद।
चलिए थोड़ा सा कुछ और जानते हैं रेखिक बहुपद के बारे में। चलिए अच्छा, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा होता है। लेकिन द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? वक्र रेखा। त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? वक्र रेखा। तो फिर वक्र रेखा में कैसा होता है? तो दो आपको भी याद कर लेना है। एक रेखिक बहुपद, इसका आलेख कैसा होता है? इसका आलेख होता है सरल रेखीय। आलेख की बात करें, आलेख यानी ग्राफ। तो आपसे पूछा जाए रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे? सरल रेखा होता है या सरल रेखीय होता है। द्विघात बहुपद ग्राफ कैसा होता है? द्विघात बहुपद ग्राफ, द्विघात त्रिघात यानी एक घात छोड़कर कोई भी घात वाला बहुपद है, शून्य घात छोड़कर, एक घात छोड़कर कोई भी घात वाला बहुपद है, वो सब के सब क्या होगा? वक्र रेखा होगा। तो द्विघात कैसा होता है? द्विघात होता है परवलयीय। द्विघात का लेख कैसा होता है? परवलयीय। इसे बोलते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक ये कैसा होता है? तो ऐसा होता है, जैसे पैराबोला है, ये सब क्या है? पैराबोला है। ऐसा कैसा भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा एक टर्म और डिस्कस करते हैं, बहुपद का शून्य। अब थोड़ा सा हम देखते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, तो किसी बहुपद के शून्य क्या होता है? इसी में से क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। चलिए किसी बहुपद का शून्य क्या होता है? तो किसी भी बहुपद में चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य कर दें, क्या कहलाते हैं? उसे शून्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्य। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सपोज ये कोई बहुपद दिया है 3x - 4। ओके, अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद का चर क्या है? x है। तो इस बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x। क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x। मान लीजिए कोई बहुपद दिया है y - 5, इस बहुपद का चर क्या है? y। इसे हम लिख सकते हैं p ऑफ y। तो 9th क्लास में से बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे। यदि p ऑफ x इतना है तो p ऑफ 1 का मान ज्ञात करें, p ऑफ 2 का मान ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब x का मान 1 है तो बहुपद का मान क्या होता है? जहाँ जहाँ x से क्या वहाँ 1 पुट कर देते हैं। कितना आएगा? 3 × 1 - 4। कितना जाएगा? 3 एकम 3 में 4 गया माइनस है। मैं ये से बोले p ऑफ 0 का मान क्या होगा? तो जहाँ जहाँ x से क्या 0 पुट करते, 3 × 0 0 - 4 -4 आएगा। मैं ये से बोले p ऑफ 4/3 का मान क्या होगा? तो जहाँ जहाँ x से क्या पुट करना है? जहाँ जहाँ x में क्या पुट करना है? 4/3। जहाँ कितना है? 3 × 4/3 -4। 3 3 कैंसिल, 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। तो हम क्या देख रहे हैं? x का मान जब 4/3 रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या रहा है? शून्य रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस बहुपद के लिए x बराबर 4/3 क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। मान जब इस बहुपद की बात करें, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो इसमें होगा y का वह मान जो इसे 0 कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? इस बहुपद का शून्य। तो सर शून्य क्या होगा? तो यहाँ y के मान क्या रखे ताकि 0 हो जाए? तो ऐसे थोड़ा सोचना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। हालांकि ये आसान है, आपको आसानी से बता सकते हैं। बट मान लीजिए कभी ऐसा गया x की पावर 5 - 7x² + 8x - 7, इसका शून्य क्या होगा? तो शून्य का मतलब क्या होता है? तो इसमें चर यानी x का वह मान जो इसे पूरा 0 कर दे, उसमें क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। तो शून्य कैसे निकालते हैं? तो किसी भी बहुपद का शून्य का निकालना है तो उसे क्या करेंगे? 0 कर देंगे। समझिए, बोले इस बहुपद का शून्य क्या है? सिंपल है, इस बहुपद के शून्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? p ऑफ y को 0 करना पड़ेगा। अब p ऑफ y का वैल्यू कितना दिया है? y - 5। तो y - 5 = 0। यहाँ से y का वैल्यू कितना है? 5। इसका मतलब y बराबर ये जो 5 है, यह क्या है? इस बहुपद का शून्य है। अब वाकई में y = 5 इसका शून्य है या नहीं जांच करना है। क्या करेंगे? इस y बराबर 5 को यहाँ पुट कर देते। 5 में 5 का कितना आएगा? 0। तो 0 यानी यह जो y का मान 5 है, इस बहुपद को 0 कर देंगे, इसलिए क्या है? शून्य है। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात किया बहुपद का शून्य। तो किसी बहुपद का शून्य क्या होता है? तो किसी भी बहुपद के चर के वे सभी मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कहलाता है। जैसे तो फिर आता है भाई किस बहुपद के कितने शून्य होते हैं? तो जैसे मान लीजिए बात करते हैं रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है, इसके कितने शून्य होंगे? द्विघात बहुपद है, इसके कितने शून्य होंगे? त्रिघात बहुपद है, इसके कितने शून्य होंगे? ऐसे 4 घात वाले बहुपद है, 100 घात वाले बहुपद है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो रेखिक बहुपद की बात करते हैं। तो रेखिक बहुपद कितने शून्य कहते हैं? बता दें, किसी भी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या किसका अधिकतम संख्या? शून्यक, शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो रेखिक बहुपद शून्य का अधिकतम संख्या कितना होता है? तो किसी बहुपद का जो शून्यक की अधिकतम संख्या होता है उसकी घात के बराबर होता है। तो रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। तो इसका शून्य का अधिकतम संख्या कितना होगा? 1।
द्विघात बहुपद घात कितना होता है 2, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा 2। त्रिघात का घात कितना होता है 3, तो शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होगा 3। तो सर अधिकतम संख्या का मतलब क्या हुआ, तो अधिकतम कहने का मतलब ये हुआ द्विघात बहुपद का मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे, यानी द्विघात बहुपद के 1 शून्यक भी हो सकता है कि उसका कोई शून्यक ही नहीं हो, यानी उसका कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं x² - 4, क्या यह बहुपद है। तो इसका चर क्या है x, इसको हम लिख सकते हैं p(x). तो सर इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, यानी x के वे सभी मान जिसको शून्य कर दो हम क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। तो चलिए तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो क्या करते हैं, उसे 0 करते हैं। क्या करते हैं 0। यदि हम यहाँ पर लिख दें p(x) के शून्यकों के लिए क्या होगा यहाँ पर, तो p(x) बराबर 0 करना होगा। तो p(x) का वैल्यू कितना है, x² - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x² का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो जब भी स्क्वायर इधर है तो ±√4 होगा, यानी ±2, यानी इसका शून्य +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो इसका शून्य क्या +2 हो सकता है, चेक करते हैं। तो यहाँ 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 का 0, -2, तो -2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर 4 है, 4 में 4 गया 0। तो हम देख रहे हैं इसे 2 शून्यक है, एक 2 है और एक क्या है -2 है। कैसे कभी शून्यक 3 हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यह कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसलिए कितने शून्यक निकल कर आए, 2 शून्यक निकल कर आए। लेकिन हम यहाँ पर बोले हैं किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो द्विघात है तो 2 है, इसका 2 आ गया। एक कोई जरूरी कि हमेशा 2 है, हो सकता है 1 है, हो सकता है कितने आए 1 है, हो सकता है कि 1 भी ना आए। तो सर कैसे हो सकता है देखते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए आपसे बोले ऐसा x - 3 का होल स्क्वायर, क्या द्विघात बहुपद है? कैसे है, इसको हमेशा लिख सकते हैं ना, a² + 3 का स्क्वायर 9 - 6x। तो द्विघात बहुपद है कि नहीं है, तो इसी को हम हमेशा लिख सकते हैं। अब इसका शून्य कितना है, तो जब इसका शून्य निकालें इसका मात्र 1 शून्यक होगा, वो क्या होगा x बराबर 3। तो हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद है, फिर भी इसे कितने शून्य कर रहे हैं, मात्र 1 शून्य कर रहे हैं, यानी x बराबर 3 ही एक ऐसा संख्या है जो इसको शून्य करेगा। x बराबर 3 के अलावा कोई दूसरा वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा। तो इसके 1 शून्य है, तो द्विघात है फिर भी 1 है। इसका मतलब हुआ ना द्विघात के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। ऐसा आप नहीं कर सकते ना, फिक्स से 2 ही होगा। यहाँ देखिए 3 आ रहा है, इसी को लोग ऐसा लिख देते हैं कि 3 3, तो संख्या तो एक ही ना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी शून्य का ना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं x² + 4, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, तब बताइए इसका शून्य कितना है। शून्य के लिए क्या करेंगे, x² + 4 बराबर 0। तो यहाँ से x² = कितना आएगा -4, तो x का मान कितना आएगा ±√-4। अब रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक, यानी ऐसा कोई वास्तविक संख्या है ही नहीं जो इसे शून्य कर दे। तो सोच देखिए कि x का मान कोई है जो इसे 0 कर दे, कोई वास्तविक संख्या, यानी इसे कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है, काल्पनिक संख्या में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या क्या होती है, उसके घात की संख्या के बराबर होती है। जैसे त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 होगा, द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 2 होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि द्विघात की एग्जैक्टली 2 ही होगा। जैसे अभी हमने देखा ये द्विघात था तो 2 शून्यक आ गए, ये द्विघात था तो मात्र 1 शून्यक मिला, ये द्विघात है तो 1 भी शून्यक नहीं मिला। शून्यक मिलेंगे बट काल्पनिक संख्या मिलेंगे, वास्तविक संख्या में नहीं मिलेंगे। चलिए तो ये हो गया। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो जितना अभी तक हमने बात सीखा है वो सब 9th क्लास का था। हमने जाना कि बहुपद क्या है, तो बहुपद क्या है, तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसका चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या। बस इतना याद रखना आपको कि चर का पावर पूर्ण संख्या है, प्रत्येक चर को देखना है, प्रत्येक चर का पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। फिर हमने जाना कि किसी बहुपद का घात क्या होता है, तो यदि बहुपद है तो बहुपद में प्रत्येक चर का पावर देखेंगे, जो सबसे बड़ा पावर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बहुपद घात बोलते हैं। फिर हमने जाना घात किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, तो किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, तो चर के वे सभी मान होते हैं जिसे क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्य। तो ये सब था 9th क्लास वाला। अब हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास। तो 10th क्लास का हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद। 10th क्लास में क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। चलिए तो सबसे आगे जानते हैं द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, ओके, ऐसे व्यापक रूप भी बोलते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, जनरल
फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चल देखते हैं। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद जैसे चर x है, तो उसमें क्या लिखेंगे p ऑफ x। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। चले तो अब देखिए p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ पर a b c क्या है? जहाँ a b और c वास्तविक संख्या है। ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0 है। यानी क्या है? ए वास्तविक संख्या है बट एक नॉन जीरो वास्तविक संख्या, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि ए का मान 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी क्या बन जाएगा? रेखिक बहुपद बन जाएगा। तो ये रहा द्विघात बहुपद सामान्य रूप। यदि कोई भी बहुपद इस रूप का है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद क्या हमने जान लिया। अब हम जानते हैं इसे शून्य क्या देखते हैं लोग? द्विघात बहुपद। तो बताइए द्विघात बहुपद शून्य कितने होंगे? तो अधिकतम शून्य 2 होंगे। चलिए तो मान लेते हैं इस बहुपद का 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा है। चलिए तो यदि p ऑफ x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो बताइए शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अब फिर पूछा सकता है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। आप समय ही पूछ सकते हैं शून्यकों का अंतर क्या होगा? तो मैं हालांकि इसमें अंतर नहीं पढ़ना है बट अंतर आप निकाल सकते हैं। यदि कोई आप अंतर निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे? तो जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना उसमें इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए लिखा गया यदि p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अच्छा तो इसका शून्यक अल्फा है तो क्या p ऑफ अल्फा का मान 0 आएगा? आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि अल्फा शून्यक है। शून्यक में क्या हुआ? इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे चर के जगह पर तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह p ऑफ बीटा भी क्या होगा? 0 होगा। ये तो शून्यक होता है। तो मान लीजिए सपोज कभी आपको ऐसा बोल दें कि किसी बहुपद p ऑफ y के लिए p ऑफ 5 बराबर 0 है तो उस बहुपद का एक शून्य को बताए, तब क्या बोल देंगे? उस बहुपद का शून्य क्या होगा? 5 होगा। चलिए अब हालांकि हम अपने मेन मुद्दा पे आते हैं। टॉपिक क्या है ये? चलिए तो बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो ये होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ b क्या है? तो b है x का गुणक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए। आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। चलिए तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। अब हम बात करते हैं कि यदि, एक मिनट, चलिए यहाँ देखते हैं। तो यदि कोई बहुपद दिया है, जैसे मान लीजिए बहुपद दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स पूछा सकता है। रिवर्स मैंने क्या हुआ? तो रिवर्स मतलब आपको योगफल दे देगा, गुणनफल देगा। शून्यकों का योगफल दे दिया जाएगा, गुणनफल दे दिया जाएगा। अब पूछेगा बहुपद क्या होगा? बहुपद निकालें। तो आपको एक बात बता दें, मान लीजिए कोई बहुपद दिया है तो उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल एकदम फिक्स रहता है। बट यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, अब बोला जाए कि बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद फिक्स नहीं है। यानी ऐसे बहुत से बहुपद मिलेंगे, अनंत बहुपद मिलेंगे जिसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा? फिक्स होगा। कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए सपोज आपको एक बहुपद है, जैसे इसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। उदाहरण है एक द्विघात बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, आपसे बोले कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस से माइनस बी का वैल्यू कितना है इसमें? तो बी का वैल्यू है -5, यहाँ लिख देंगे -5। अब बटा ए का वैल्यू कितना हुआ? तो माइनस मतलब यानी कितना गया? 5 आ गया। फिर बोले गुणनफल क्या होगा शून्यकों का? तो अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। तो सी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 7 आ गया। कितना गया? 7। तो ये देखिए यहाँ पर बहुपद था, इस बहुपद का शून्यकों का योगफल कितना गया? 5, और गुणनफल कितना गया? 7। तो बहुपद है तो शून्य का योगफल गुणनफल फिक्स है। लेकिन क्या ऐसे और बहुपद हो सकते हैं? जैसे शून्य का योगफल 5 हो और गुणनफल 7 हो, तो ऐसे अनंत बहुपद हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए बहुपद है, अच्छा इसी में सभी टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। अब बताइए योगफल और गुणनफल क्या है शून्य का? अभी इतना ही आएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? बहुपद दिया है तो योगफल गुणनफल फिक्स है, लेकिन योगफल गुणनफल दिया है तो बहुपद फिक्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे बहुपद आ सकते हैं। चलिए तो अब हम ये देखते हैं, हमने क्या देखा कि कोई द्विघात बहुपद दिया है तो उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे लोग?
चलो अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई बहुपदों के संयोगों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं लोग। चलिए तो हमारे सपोर्टेड फिर वही बात करते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो एग्जाम में सवाल इसे पूछे जाते हैं कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोगफल इतना, मान लीजिए 5 और शून्यकों का गुणनफल -3 दिया है, यानी शून्यकों का जोगफल दिया है, गुणनफल दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, बहुपद पूछा गया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसा बहुपद ज्ञात करें जैसे शून्यकों का जोगफल इतना दिया है, गुणनफल इतना दिया है। तो एक बहुपद बोले तो आपको हम बता दें, कौन भी बहुपद लिखिए उस कंडीशन को पूरा करे बहुपद है, बट ऐसा पूछा वह बहुपद ज्ञात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसे तो अनगिनत बहुपद है जिस शून्यकों का जोगफल और गुणनफल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो क्या देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है बहुपद, एक। हम चाहते हैं इसे और चाहिए तो सभी टर्म में कुछ कॉन्स्टेंट से गुणा कर देंगे, और भी निकालना है कुछ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इसका व्यापक ये कंप्लीट है, यह एक बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है, बट हम जानते हैं इससे अनंत बहुपद होते हैं। तब इसमें क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेंट होते हैं के, जहाँ के क्या है तो के एक नॉन जीरो यानी अशून्य, के का मान 0 नहीं होना चाहिए, और के क्या है, वास्तविक संख्या है। के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ओके। चलिए, हालांकि एक बहुपद पूछा जाए तो सिर्फ आप इतना याद रखिए, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई बोलेगी ना एक और बहुपद बताइए, इसमें किसी कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए, बट उस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है जो कंप्लीट प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए थोड़ा सा ये हम देखते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो देखिए, तो बताइए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो पी ऑफ एक्स बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हमको क्या दिया गया है, शून्य दिया गया अल्फा बीटा, यानी आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा और क्या दिया रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो यदि जोगफल गुणनफल दिया है तो हमें बहुपद बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो अब बताइए, ये जो बहुपद है इसे मान लीजिए शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया है, अब मान लीजिए इस बहुपद में कोई खास कांस्टेंट से गुणा करे या भाग करे तो क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कोई असर होता है, कोई असर नहीं होता है। यानी इसमें किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो यदि प्रत्येक पद में हम a से भाग कर देते तो क्या होगा, बताइए, तो ax² a प्लस यहाँ क्या होगा bx/a प्लस यहाँ क्या होगा c/a। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, a और a खत्म हो जाए, यहाँ क्या आएगा x² प्लस यहाँ कितना है b/ax और प्लस यहाँ कितना है c/a। अब बताइए x² क्या b/a हम लोग कहीं देखे हैं, तो देखें लोग कहाँ देखे थे लोग, तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो यहाँ से हम b/a को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस को हम इधर भेज सकते हैं इधर, तो इस b/a को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b/a। तो यानी जहाँ b/a हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ x है तो x। अब बात करते हैं c/a, तो हम लोग पढ़े थे लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी c/a को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो जहाँ c/a हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये आ गया बहुपद, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। तो यदि आपसे कभी ये पूछा जाए कि एक ऐसा बहुपद ज्ञात करें जिसे शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया गया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको एक बहुपद मिल जाएगा। नहीं तो आप इससे बनाएं तो और बेहतर है, क्योंकि वो सभी बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है जिसे शून्यकों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा होगा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। चलिए अब एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। आई होप इस क्वेश्चन से आपको द्विघात बहुपद समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस 3x प्लस 7 के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो, तो निम्न का मान ज्ञात करें। चलिए पहला क्वेश्चन है शून्यकों जो जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा। थर्ड क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। फोर्थ क्वेश्चन है अल्फा² प्लस बीटा²। पांचवा क्वेश्चन है
1/α² प्लस 1/β²। 6वां क्वेश्चन है α³ प्लस β³। ऐसे हो सकता है 1/α³ प्लस 1/β³। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो ये 6 क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है। तो बहुपद क्या है? p ऑफ x बराबर x² माइनस 3x प्लस 7। ओके, हमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्या निकालना? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो माइनस से माइनस, b का मान -3 तो यहाँ लिख देंगे -3, अब बट्टा में a का मान है 1 तो 1, माइनस माइनस प्लस है कितना कहते हैं? ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c का वैल्यू 7, a का वैल्यू 1, 7/1 कितना है? 7 ही हो गया आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1/α प्लस 1/β। अब देखिए 1/α प्लस 1/β का कोई फॉर्मूला पढ़े हैं लोग? तो नहीं पढ़े। तो जब नहीं पढ़े तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तब तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर जाएगा बीटा, यहाँ पर जाएगा अल्फा, यानी ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम बीटा प्लस अल्फा निकालना जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालना जानते हैं। तो यदि हम इस डेटा की यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 7। 3/7 हो गया आंसर। लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में सवाल क्या करें? ये देकर देख लिए पूछ दे। तो जब ये देकर देख लिए पूछे तो हम क्या करेंगे? इसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। कैसे? देखते हैं। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। a और a कैंसिल, कितना गया? -b/c। अब बताइए, माइनस से माइनस, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू इसने देखिए कितना दिया है? -3। तो यहाँ कितना लिख देंगे? -3। अब बटा c का वैल्यू कितना दिया है? 7। ये तो पता है ना, ax² होता है माइनस bx प्लस bx होता है प्लस c होता है। यानी x² का कोफिशिएंट क्या होता है? गुणन क्या होता है? a होता है। x से गुणन क्या होता है? b होता है, और बाकी क्या होता है? c होता है। तो हम देख रहे हैं b का वैल्यू कितना है, यानी x से गुणन कितना है? -3। कितना लिख दिए? -3। और c का वैल्यू है 7 तो 7। तो माइनस माइनस प्लस से कितना है? 3/7। ये हो गया आंसर। तो कैसे भी आप जाएँ आपको आंसर मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। तब देखिए कितने सवाल डिस्कस कर लिए? 3 सवाल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया α² प्लस β²। तो क्या α² प्लस β² फॉर्मूला पढ़े हैं लोग? नहीं पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े तो क्या करें? तो आप लोग पढ़े होंगे कभी a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2। उसी तरह हम बोले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? तो क्या होता है? α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आज हमें किसी जरूरत है? α² प्लस β², हमको सिर्फ इतना की जरूरत है। तो इतना अभी बताइए, प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो α² प्लस β² क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा। तो किसका माना गया? α² प्लस β²। तो आप इसको याद कर लेंगे, α² प्लस β² क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। नहीं याद हुआ तो आपको याद है प्लस b का होल स्क्वायर, उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे वो फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यानी α² प्लस β² हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा, सॉरी क्या है? -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा? अभी कुछ देर पहले निकाला था, कितना आया था? 3 आया था। तो यहाँ लिख देंगे 3² माइनस से माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था? 7। यहाँ लिख देंगे 7। तो कितना गया? 3 का स्क्वायर 9 और -7 दूना 14, 9 में 14 गया -5। ये हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1/α² प्लस 1/β²। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम कितना आएगा? α² इंटू β², और यहाँ पर जाएगा β² और प्लस α²। तो अभी हम β² प्लस α² वैल्यू कितना निकाले हैं लोग? -5 थे, कितना पुट कर देंगे? -5। और बाई द वे ये नहीं निकाले होते तो क्या करते हैं? इसके बराबर ये लिखकर हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, या कहीं बगल में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं। अब यहाँ α² β², इसको हमेशा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस 5 है 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकालते हैं लोग? नहीं निकाले थे, निकाल सकते हैं c/, यानी 7। कितना आएगा? 7 या 7 यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, तो -5/7 का स्क्वायर 49 हो गया आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया α³ प्लस β³
अब बताइए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फिर कैसे निकालेंगे? तो यह यदि आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या आपको ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला याद है? ऐसे याद है इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरह तब चलिए ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल क्यूब। एक आज हमें किसका जरूरत है? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब। और पूरा टर्म प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये पूरा टर्म इधर प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का पावर 3, अल्फा प्लस बीटा का पावर 3। ये पूरा टर्म प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा? माइनस। यानी माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, कितना था? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 था, तो यहाँ 3 कर देंगे, पावर 3 है तो 3, माइनस से माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था? 7, तो 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 3, तो 3। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 3 3 का 9 3 27 माइनस ये कितना आ गया? 7 3 का 21 21 3 63। जो भी ऐसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक द्विघात बहुपद इतना शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो कोई भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। इसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2 x² प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए दिया है x² प्लस 5x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सर सिर्फ x आ रहा है, y भी हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 2y माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात करें। तो जब भी आपको सामने ऐसा सिचुएशन है, हम क्या करेंगे? देखिए बोल रहा हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले बात, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बहुपद 2x माइनस 5, तो इस बहुपद का नाम लिखेंगे। तो जो बहुपद, इस बहुपद का चर क्या है? x, तो लिखेंगे p ऑफ x। चर रहता है y तो p ऑफ y। ऐसे x y दोनों रहता तो क्या लिखते हैं? p ऑफ x कामा y। बट हम लोग सिर्फ एक चर वाला मिलेगा, इसलिए ऐसा कभी कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो बताइए इसमें इस बहुपद का नाम क्या गया? p ऑफ x। और कितना दिया यहाँ पर? 2x माइनस 5। हमें क्या निकालना है? शून्य। तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ x के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो किसी बहुपद शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोग उस बहुपद को 0 करते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी p ऑफ x बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया? 2x बराबर 5 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 5/2। ये हो गया आंसर। यानी इस बहुपद शून्य क्या है? तो शून्य के x बराबर 5/2। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो सबसे इस बहुपद का नाम लिखेंगे। इस बहुपद का बताइए इसका चर क्या है? x। तो यहाँ क्या लिखेंगे? p ऑफ x बराबर दिया है x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, अब यहाँ लिखेंगे p ऑफ x के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करना पड़ेगा? p ऑफ x बराबर 0। और सो नोट करते हैं। तो यह कितना दिया है? x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये है द्विघात समीकरण। तो यदि आपको इसको सॉल्व करना आता है अच्छी बात है, 9th क्लास में पढ़ेंगे लोग। और नहीं आता है तो 10th क्लास में ही हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करने के ना 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला कौन सा मेथड होगा? तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे कैसे? फर्स्ट इंटू लास्ट वाला पढ़ेंगे लोग। एक और होगा पूर्ण वर्ग विधि। एक क्या होगा? पूर्ण वर्ग विधि। और जब पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे तो उसमें आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, तो उसको बोलते हैं द्विघात सूत्र प्रयोग करके। तो चलिए, तो फिलहाल इसको देखते हैं जो 9th क्लास में पढ़े लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पर। तो यहाँ फर्स्ट का कोफिशिएंट दिया 1, यहाँ दिया 6। तो 1 × 6 क्या होगा? 6। अब इसको ऐसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए? 6 हो जाए। तो कितना होगा? x² प्लस 3x प्लस 2x। 3 2 5x आएगा। अब मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 6 आएगा प्लस 6 बराबर 0। और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। कितना आएगा? x प्लस 3
प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ कितना आएगा x + 3 बराबर 0। हम देख रहे हैं इस टर्म में x + 3 है और यहाँ भी x + 3 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं x + 3 कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से x + 3 कॉमन लेंगे x + 3, तो यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा 2 बराबर 0। तो जब इस मान लीजिए इसको इधर भेजा तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसको इधर भेजा तो इसका वैल्यू 0, यानी एक बार x + 3 को 0 करेंगे और एक बार x + 2 को 0 करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -3, और यहाँ x का मान कितना आएगा -2। तो यानी इस बहुपद 2 शून्य के निकले, एक शून्य का है -3 और क्या है -2। चलिए, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेंगे। तो 3 कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा -6। अब बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़िए कि सॉल्व मैंने इसको जोड़ने घटाने पर 5 है, अब बट मल्टीप्लाई करने में कितना है -6 है। तो इसको क्या हमेशा लिख सकते हैं, कोई बोला सर इसको हम लिखेंगे 3x + 2x, तो बताइए 3 दूना कितना होता है 6 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए -6। तो माइनस लाने के लिए हम एक टर्म प्लस में लेंगे, एक टर्म माइनस में लेंगे, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं x² + 6x - x -6, क्योंकि 6x - x कितना आएगा 5x आएगा, अब मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -6 आएगा। और यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और नहीं आता है ये सॉल्व करने तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आप सीख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, इस बहुपद का हम नाम क्या लिखें, तो इस बहुपद का चर क्या दिया y, इसे हम लिख सकते हैं p(y) बराबर कितना है 2y - 4। अब यहाँ लिखेंगे p(y) के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं p(y) बराबर 0, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना है यहाँ पर 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2y का वैल्यू कितना आएगा 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, तो y बराबर 2 क्या है इसे शून्य। तो अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किया, कौन कौन, तो एक क्वेश्चन किए कि किसी द्विघात बहुपद दिया है तो उसका शून्यों का योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं, जैसे 1/α + 1/β निकाल सकते हैं, इस टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया कि यदि कोई बहुपद दिया है तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और रहता है जिसमें आपको द्विघात बहुपद तो शून्य का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, अब बहुपद निकालना। वैसे कि क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है वह बहुपद ज्ञात करें, वह बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः -2 और 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको वह द्विघात बहुपद, यहाँ द्विघात छूट गया है, ठीक है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ये शून्यों का योगफल कितना है -2 और गुणनफल कितना है 5 है, तब वो द्विघात। तो बताइए ऐसे कितने द्विघात बहुपद मिलेंगे, ऐसे अनंत द्विघात बहुपद मिलेंगे जिसका योगफल कितना होगा -2 और शून्य का गुणनफल कितना होगा 5 होगा। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे। सबसे देखते हैं सवाल में क्या क्या गिवन है। सवाल में क्या दिया है शून्यों का योगफल यानी α + β कितना दिया है -2, फिर क्या दिया है गुणनफल यानी α × β 5। हमें क्या निकालना है बहुपद, यानी हमको निकालना है p(x) = what। तो हम यहाँ क्या करेंगे p(x) का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था k × x²। आप चाहे तो k हटा के सॉल्व करेंगे, बट k हटा के सॉल्व करेंगे तो मात्र एक द्विघात बहुपद मिलेगा, k रहेगा तो पूरा मिल जाएगा। तो चलिए k के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है x² - α + β × x और प्लस क्या होता है α × β। यहाँ लिख देंगे जहाँ k क्या है, तो k एक अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है। ओके, अशून्य में क्या होगा k का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए k, तो k x² माइनस α + β का वैल्यू कितना दिया है -2, लिखेंगे -2 × x प्लस α × β कितना दिया है 5, लिख देंगे 5। तो कितना गया k × x² प्लस 2x अब प्लस 5 ये हो गया आंसर। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो द्विघात बहुपद खत्म होता है। देखिए क्वेश्चन इतना ही नहीं है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम कब डिस्कस करेंगे, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो सब कर लेंगे। बस काम क्या है आप लोग का, तो आप लोगों का काम है जो मेन बात आया, जो फॉर्मूला मिला वो आपको क्वेश्चन में सवाल करने से पहले याद कर लेना है।
ओके, जैसे कि क्या क्या है, तो सबसे आगे हमने सीखा बहुपद पहचान, बहुपद की पहचान, बहुपद पहचान आना चाहिए। कैसे बहुपद पहचान आना चाहिए, तो बहुपद कैसे पहचानते हैं लोग, तो चर क्या होता है, किसी बहुपद का चर क्या होता है, तो चर का पावर क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, घात, बहुपद का घात, सभी चर का पावर देखें, जो सबसे बड़ा पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद घात बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा, बहुपद का शून्यक, तो बहुपद शून्य क्या होते हैं, तो चर के वे सभी मान जिस बहुपद को 0 कर दे। फिर हमने क्या देखा, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यदि अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। द्विघात बहुपद कैसा होता है, परवलयीय होता है। ये भी हमने देखा, और साथ ही साथ ये देखा कि जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, चलते हैं। अब थोड़ा सा 5 मिनट समझ लेंगे, देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। ओके, तो त्रिघात बहुपद की बात करें, हालांकि एनसीईआरटी किताब में लिया है, क्या लिखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बट बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो सबसे आगे हम जानते हैं त्रिघात बहुपद सामान्य रूप। ये सामान्य रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + t। इसके चर क्या है, एक तीसरा हम लिख सकते हैं p(x). तो ये है त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, जहाँ पे a b c d क्या है, तो a b c d वास्तविक संख्याएं हैं, और a क्या है, a का मान 0 नहीं हो सकता है, a का मान 0, क्योंकि a का मान यदि 0 हुआ तो क्या होगा, त्रिघात नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं भाई इसे शून्यक। तो बताइए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 3, यानी इसे कितने शून्यक आएंगे, 3 शून्यक हो सकते हैं। तो इसे 3 शून्यक हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले इसमें फॉर्मूला पढ़ना है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर पढ़ना है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। और लास्ट पढ़ना है सभी शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा। तो ये 3 फॉर्मूला हुए। फॉर्मूला याद करने, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो पक्का है, सब में बटा में क्या आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसका होता है c/a, इसका होता है -d/a। अब ये चिन्ह आप याद करना चाहते हैं तब ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले का टर्म प्लस में लेते हैं, अभी माइनस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो देखिए, तो b आया है तो b किस में आया है, माइनस में आया है, c किस में आया है, प्लस में आया है, d किस में आया है, माइनस में आया है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, दो शून्यक के गुणनफल का योगफल, और यहाँ पर क्या है, सभी शून्यों का गुणनफल। ओके, यानी आपको कोई त्रिघात बहुपद दिया है तो शून्यकों के योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल, यानी ऐसा कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके रिवर्स पढ़ते हैं क्या, यदि योगफल दो शून्य के गुणनफल का योगफल और क्या दिया हो, सभी शून्यों का गुणनफल दिया हो, यदि ये तीनों चीज़ दिया हो तो हम त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं, तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे पिछले बार हम सिखाए थे, द्विघात बहुपद में बताए थे। तो चलिए, बाय द वे आपको क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा दिया है, अल्फा बीटा गामा दिया गया है। तो ये तीनों पता है, तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे, त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो p(x) बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यदि सभी टर्म हम a से भाग कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, क्योंकि a खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, b/ax² मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, c/ax मिलेगा, और प्लस यहाँ क्या मिलेगा, d/a मिलेगा। अब देखें x³ है तो x³, अब तो b/a, तो यहाँ देख रहे हैं b/a है, तो माइनस इधर है तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। c/a क्या होता है, तो c/a होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस क्या हो गया यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू क्या है, x है तो x, और लास्ट टर्म में d/a, तो d/a वाला किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी इसे हम निकाल सकते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसका है, p(x) का है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। यानी किसी त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस माने अल्फा गामा, और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया गया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो सर एक ही त्रिघात बहुपद है,
बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, बट जनरली एग्जाम में क्या करता है, बोलता है एक बहुपद ज्ञात करें, तो एक निकलना है तब वो के से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप पिछला क्वेश्चन किए थे यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम में सवाल ऐसा आता, कैसे आता कि एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जैसे संयुगों का योगफल -2 और गुणनफल 5 दिया, तो उसमें के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सॉल्व करते हैं ये हमारा आंसर होता है। चलो, तो इस तरह करके क्या होता है, त्रिघात बहुपद का भी थ्योरी खत्म होता है। सवाल, तो इसका सवाल हम कहाँ करेंगे, जब PYQ क्वेश्चन करेंगे तब। तो चलिए, तो इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।